जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 69 A4 जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने डिस्कस कर दिया था। इसका सोल्यूशन आज मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 का, 6 का और 7 का, तीनों का आज मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको। ये ऑनलाइन मतलब आपके अटैच कर दिया जाएगा पोर्टल पे। जी क्वेश्चन 5 में करते हुए कोई तंगी मसला जी कोई हुआ तो वो सोल्यूशन से फिर एक नज़र देख लीजिएगा। जी 6 में नहीं, उसने फॉर्मेट में देखना किधर लिखे हुए हैं। आजो आजो, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, जज़ाकल्लाह। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दानिश? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या हाल है? शुक्रिया भाई। ये कुछ अदद आपके सीनियर्स हैं, इनसे ज़रा थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह। जी मेरे भाई सैयद फजल साहब, ये तो माशाल्लाह टॉपर आदमी है। जी फजल साहब, आपने कितनी देर में पीआरसी की? सर 3 मंथ्स। 3 महीने में 500 पेपर पास किए। क्रिस्टन के बाद फिर किस एकेडमी पढ़ने जाते थे आप? फिर क्रिस्टन में नहीं, किप्स में, सीख में? कहीं नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं उसके बाद क्या उसका नाम है क्या? आपके पास 24 घंटे हैं एक दिन में? जी 24 से ज्यादा नहीं है। नहीं, आपका भी आई कैप ने 5 किताबों के टेस्ट लिया, पेपर लिया ना? 5 के लिए। अच्छा जी। सर जी आप जी सर कितने महीने में पीआरसी की? 3 महीने की गई थी सर। 3 महीने 3 सवा 3 में। हाँ जी 3 के अंदर गई थी बल्कि। आप लोगों का C11 बैच था। C11 बैच था। दानिश भाई? सेम। वो पीछे खड़ा होना है, साकिब तैमूर वो पीछे खड़े होना है। अच्छा जी, पीआरसी करने के बाद हम, और इधर भाई खामोश तरह, पीआरसी करने के बाद मेरे दोस्त जी आपने फिर कब कैफ ज्वाइन किया? सर कैफ मैंने नवंबर में ज्वाइन किया, नवंबर में ज्वाइन किया। नवंबर पोस्ट बैच ज्वाइन किया। कितने महीने थे उसमें? सर 3 मंथ्स का सेशन था और 1 मंथ वो जो एंड पे डिवीजन के लिए होता एंड पे। अच्छा नहीं, 3 पूरे नहीं थे। 3 पूरे नहीं थे, मुझे अच्छी तरह याद है। 6 नवंबर को बैठा था। बैच हमारा स्टार्ट 6 नवंबर। नहीं 6 भी नहीं, 8 या 9 थी। 8 9 थी। 9 छुट्टियां भी थी, काफी हैं। उसमें छुट्टियां भी काफ़ी थी उस बैच में। उसमें छुट्टियां भी काफ़ी थी, ऐसे ही है। जी सर। आपको किसने मशवरा, आपने 3 पेपर दिए? जी सर। और इन्होंने 2.5 से पौने 3 महीने का जो बैच था, जो क्लासेस का ड्यूरेशन था, उसमें कैफ के 3 पेपर। किसके? तालियां मैं बजवाता हूँ सब इनके लिए, ये डिजर्व करते हैं बच्चे माशाल्लाह। पीआरसी के नहीं, पीआरसी के 3 पेपर नहीं, क्या वो छोटे, मैं आता हूँ अभी, सस्पेंस डालता हूँ। अच्छा छोटे छोटे से पेपर थे सर जी। FAR1 जी सर। बी लॉ, जी सर। टैक्स, 2 हैवी किस्म के पर्चे। चले मैं बी लॉ कहता हूँ, थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है। FAR1 वेरी टेक्निकल, ठीक है सर। और क्या उसका नाम है? टैक्स टेक्निकल, ठीक है सर। मतलब अच्छे अच्छे खासे पेपर माशाल्लाह पास हो गए, तीनों पास हो गए। आपकी आई कैप के साथ रिश्तेदारी कोई? नहीं सर, नहीं कोई आपने उसको उनका मैसेज एग्जामिनर को, या आपके चाचू या मामू या अंकल इस पिछड़ा तरह? भाई हो तो बात है, पता नहीं हो। अच्छा, तो उसने पास कर दिए। हाँ जी सर। ये कहते हैं आई कैप पास नहीं करता। ओ सर एम ही लगे होते हैं। दानी साहब भाईजान, आपने कितने पेपर दिए? 4 बी लॉ, सी लॉ, R1 और CMA। 4 पेपर दिए। ये मेरे पास मशवरा करने आए थे भाई, कहते सर 4 देने हैं। मैंने कहा था 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 ऐसे ही कहा था, 15 से 16। और उन्होंने पढ़ा। मैंने कहा था यार इतना ये पोटेंशियल होता है बच्चों में, लेकिन हर बच्चा 4 पेपर नहीं दे सकता। इवन मैं तो कुछ को कह रहा था 3 भी ना दो पोस्ट में। 2 पेपर अच्छा कम्बिनेशन है, 2 अच्छा है, 3 वो बच्चा कर सकता है जो हाईली कमिटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है अपने साथ। अब ये देखें, ये इंसान है, क्या है ये? हम ही में से हैं, कोई सींग नहीं है लगे हुए, ठीक है। नॉर्मल इंसान है ना, देखें इंसान है, ये भी इंसान है, मतलब इनको टच भी किया जा सकता है ना, ठीक है ना। नॉर्मल इंसान बिल्कुल हमारी तरह। तो आप क्या खाते हैं? क्या क्या इतना है कि वो आप इस तरह? सर खाना ही खाते हैं नॉर्मल जो इंसान। अच्छा ईमानदारी से बताना है। अच्छा ये आपके जूनियर्स हैं, इनको आपने मोटिवेट करना है। ईमानदारी से बताना है कितने घंटे पढ़ते थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या होती थी? सर ईमानदारी से बताना है। स्टडी टाइम होता था वो एवरेज जो है वो 4 साढ़े 4 घंटे।
4 4.5 घंटे जब एंड सर बोलने तो नहीं पूरा बोलने तो लेकिन जो एंड वाला एंड साउंड तो लो यार 1 मिनट बेटा। लेकिन जो एंड वाले 2 मंथ से उसमें आपको पता है फिर सिलेबस जल्दी कवर होता है उसमें, फिर आपको समझे कि पूरा दिन ही जाता था उसमें, मतलब 15-16 घंटे। जी, जी। हाँ ये अच्छी बात वही कही आप। जल्दी जाता था। सर वैसे मतलब कि मैक्सिमम जो काम होता था आपके लेक्चर में होता था। अरे मेरे को छाड़ दो। अच्छा तो घर जाके सर यानी कि अगर मतलब जो आप कहते थे वही कर लिया, यानी मैक्सिमम आपका होमवर्क तो ज़्यादा होता नहीं था, तो 2 घंटे या 2.5 घंटे नहीं पर वो सब्जेक्ट टेक्स्ट का बी लॉ का हाँ उनका नहीं भी। टोटल आगे भी मेरे ख्याल से 5 घंटे देने पड़ते थे मेरे ख्याल। अच्छा और हो जाता था। हो जाता था। दानिश भाई 4 पेपर क्लासेस के साथ तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन लास्ट मंथ में 18-16 घंटे आपने पढ़ा। अच्छा और अगर मशवरा सही देने वाला कोई हो तो बंदा कर सकता है। यस सर, ठीक है हो सकते हैं मतलब पॉसिबल है एवरीथिंग। मतलब इंसान ही करते हैं ना। यस सर, absolutely. चले माशाल्लाह यार मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। अल्लाह आपको ऐसे भी कामयाब करें, मतलब मजीद भी कामयाब करें आपको। तो मशवरा लेके चलने आगे जब इंशाल्लाह आते हैं तो आपसे भी मिलते हैं। थोड़ा सा और दे दो, अच्छा है यार ये। जज़ाकल्लाह मेरे दोस्तों, अल्लाह मजीद भी आपको कामयाब करें। जज़ाकल्लाह, शाबाश, वेल डन, थैंक यू यार। यार से करना ना भाई डब्बे में एक डब्बा भाई देखें मेरी बात सुने, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी फुली कमिटेड, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, योर गोल शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है सर? यस सर। अगर आपके गोल क्लियर हैं, आप कमिटमेंट शो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई? जी सर। तो आपने क्या करना है, अभी आप लोगों ने माशाल्लाह कुछ पेपर पास कर लिए, कुछ अभी इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा अगर किसी का पेपर कोई रह गया, परेशान नहीं होना। एक मैं आपको बात बता दूं, पेपर रहना भी कभी कभी अच्छी बात होती है। वो एक झटका होता है इंसान के लिए। क्या होता है? वो झटका अल्लाह ने इंसान को देती है, वो किसी भी टाइम पे दे दे। ठीक है सर? वो एक झटका होता है, वो मिलना ना बड़ा ज़रूरी होता है। वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है हमारे लिए कि यार हम क्या कहते हैं अब सही हो जाएं। तो वो अगर जिस भी बंदे को जिस टाइम पे समझ लगी ना, वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अभी समझ जाएं। क्या है सर जी? अभी समझ जाएं, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, हम भी कर लेंगे जैसे बाकी करते हैं हम भी। लेकिन यार पढ़ना पड़ता है, फिर रोज़ाना का रोज़ाना काम करें, कोई इतना मसला नहीं है यार। कोशिश होती है बच्चों की तरह ना उस्ताद आपको लेके चलें, तो आपका काम क्या है, बस उसको घर जाकर रिवाइज करना, जो कहा जाए सिर्फ उसको रिवाइज कर लें, पेपर इजीली पास हो जाता है। कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, भी करेंगे इंशाल्लाह हम भी। देखो यही मोटिवेशन होती है, यही लोग आके हमें बता रहे होते हैं। चाहिए सर? अब ये तो 3 आए हैं ना, इस तरह के पता नहीं और कितने हैं। ठीक है सर? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पास हो जाते हैं, बताते भी नहीं है। अब ये तो थे ये आगे बस जी, नहीं मतलब देखो ना, कुछ बच्चे होते हैं वो शाये होते हैं अंदर, वो बताते भी नहीं है। इस तरह के सिर्फ ये 3 स्टूडेंट नहीं है हमारी क्लास में, इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि पूरे कॉलेज में ये 3 ही थे, ऐसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हमेशा आपने सेल्फ बिलीव रखना है अपने पे और कमिटेड रहना है। इंशाल्लाह हम भी कर लेंगे, अनहोनी बात कोई नहीं है। ओके भाई, चलें, शाबाश। अच्छा सर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने मेरे से सवाल ये पूछा था, उठाओ यार साकिब, पेंसिल उठाओ, इधर से वो कैलकुलेटर उठाओ, रजिस्टर उठाओ, और उधर ही खड़े होना है पीछे। पौने घंटे बाद आ रहे हो आधे जी। इन्होंने सवाल ये पूछा था, सर जी जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो किधर जाएंगे? बच्चों जनरल एक्सपेंसेस फॉर्मेट को देखना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखें जरा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। जनरल एक्सपेंस को उसने किधर लिया हुआ है? एडमिन है, ये देख। नहीं तो उधर उसने खुद लिखा है ना, ये जनरल है, ये उसने खुद लिखा हुआ है, ये जनरल है। अदर में जो अदर एक्सपेंस कह देगा, इधर देखो फॉर्म, इधर देखो ट्रायल में अदर आ नहीं रहे, ट्रायल में अदर एक्सपेंस नहीं आ रहे। अच्छा जी, तो रोला पै गया भाई। ये जनरल एक्सपेंस है ये वाले, ये 28,000 हम एडमिन एंड जनरल के अंदर ही लिखेंगे। बाकी सर जी आपका सवाल है
ऑफिस एक्सपेंस आ गया, ये डिलीवरी आ गया, इंश्योरेंस आ गया, वेयर हाउस आ गया। जी 1 मिनट रुक जाए जी, 1 मिनट रुक जाए, अभी देख लेते हैं, अभी आई कैप के सोल्यूशन में जाते हैं, देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। आए बच्चे कम क्यों हैं? 6 है, 6 है भाई। कौन सा है? तो मैं फिर मेरा ख्याल कुछ और देख रहा हूँ। अच्छा ये 5 है। ये 16,800 देखें जरा ट्रायल के अंदर क्या आ रहा है। जी जी 16,800 नहीं नहीं भाई, 1 मिनट, 1 मिनट जी, अभी देख लेते हैं। जी मेरे भाई जी, क्वेश्चन नंबर किधर गया? 6, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5 जी, इधर आ जाएं अगर आप। तो सर ये 16,800 इधर कहीं भी नहीं आ रहा फॉर्मेट में, इधर है जी 28,000। कितना है? 28,000। और इधर नीचे आके उसने कुछ एडजस्टमेंट्स में बताया हुआ है। कौन सी वाली? जी कहता जनरल एक्सपेंस इंक्लूडेड 40% ऑफ द एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑनर्स पर्सनल पेमेंट्स। ये तो ड्राइंग्स हैं भाई, ये क्या है? अच्छा सुने भाई, अब इसका करें आप, जनरल एक्सपेंस कितने थे? 28,000। 28,000 का 60% करें, कितना आता है? 16,800 जी। इसकी एंट्री बताएं। कहता जी जनरल एक्सपेंस इंक्लूडेड 40% ऑफ द एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑनर्स पर्सनल पेमेंट्स। जी 40% से 28,000 का 40% करना है पहले आपने, 11,200। अच्छा अब इस 11,200 की एंट्री करनी, ड्राइंग डेबिट, और जनरल एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। अब मेरे भाई जो जनरल एक्सपेंस हैं ये उसने एडमिन के साथ लिखे हैं, तो हम किस में से माइनस करेंगे? एडमिन में से, सही है ना, उधर लिखे हैं। अब जो पीछे रह गए वो कितने? 16,800। तो 16,800 को अदर एक्सपेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, वो जनरल एक्सपेंस में ही पढ़े रहेंगे, उसको सोल्यूशन को सही कर लें, ठीक है? नहीं अदर एक्सपेंस में नहीं कुछ आना ना, बाकी उधर ही है, उसने क्लासिफिकेशन की है। नहीं वो तो सोल्यूशन है ना। 16,800 उन्होंने लिखा हुआ है किसमें बच्चों? 1 मिनट बात तो पूरी करने देना। जनरल एक्सपेंस में उन्होंने, सॉरी अदर एक्सपेंस में 16,800 लिखा हुआ है, उन्होंने इसमें 16,800 लिखा होगा और एडमिन में से क्या किया होगा? माइनस किया होगा, ठीक है? आप उधर ही लिखा रहने दें, कोई इतना मसला नहीं है। अगर कोई सवाल में स्पेसिफिकली उसने ट्रायल में लिखा होता अदर एक्सपेंस, तो फिर हम उस अदर एक्सपेंस को उठा के किधर लिख देते? अदर वाले फॉर्मेट में। सही है, सही है। अब इसके आगे चूजन आइटम भी है जी जी, तो लेकिन कोई आ नहीं रहा इसमें अदर एक्सपेंसेस में। हाँ तो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी खाली छोड़ दें। असूल की बात भाई सुने, असूल की बात तो यही है, जिधर फॉर्मेट में उसकी जगह है उसको उधर लिखना चाहिए। जनरल एक्सपेंस किधर लिखा हुआ है? एडमिन एंड जनरल, तो जनरल फिर एडमिन के अंदर आने चाहिए ना, खुद सोचें। अगर अदर एक्सपेंस सेपरेटली ट्रायल में दिया होता तो फिर उसको उठा के इधर लिखना चाहिए। अच्छा जी और बताएं इसके अलावा बच्चों। जी क्वेश्चन 6 में कोई मसला? जी क्वेश्चन 6 में मसला, ये तो खैर करवाया था मेरा ख्याल है। अच्छा बच्चों ये 7 वाला पॉइंट देखिएगा जरा भाई, ये 7 वाला पॉइंट देखें। कहता बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर 200 वर क्रेडिटेड टू द कमीशन अकाउंट। अब बैड डेट रिकवरी की जनरल एंट्री क्या होती है? जी कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक डेबिट, और क्रेडिट क्या? एक्सपेंस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? कमीशन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आप बच्चों इसके फॉर्मेट पे आना है, आप इसके फॉर्मेट पे आना है आपने। इधर देखिएगा जरा, मुझे जरा बताएं ट्रायल बैलेंस में कमीशन आ रहा है कुछ? कितने का बोले? 1480 का क्या आ रहा है? कमीशन।
ये किस में जाएगा? अदर इनकम में जी। अदर इनकम में 1480 नजर आ रहा है। कितना बच्चों? 1480। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एंट्री होनी थी कैश या बैंक डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस या अदर इनकम क्रेडिट। कर क्या दी? कैश या बैंक डेबिट और कमीशन क्रेडिट। अब बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा। मैंने आपको पहले भी एक सवाल करवाया था, मैंने कहा था फाइनल अकाउंट के सवालों में ना ये बैड डेट एक्सपेंस को अदर इनकम में लिखता है। किधर लिखता है? अदर इनकम सेपरेट दी होती, इधर दी। अब इधर देखिएगा, अब हमने क्या करना है? हमने कमीशन को क्या करना? एक दफा माइनस और दूसरी दफा जी बैड डेट एक्सपेंस नहीं, अदर इनकम। और अदर इनकम को इधर क्या कर दिया? 1480 में से माइनस किया 200 जो कमीशन का है। हमने कहा ये कमीशन नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? ये रिकवरी है। बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं वो करता, वो अदर इनकम में फाइनल अकाउंट में अदर इनकम उसने सेपरेट लिखा होता है, फिर हम भी अदर इनकम में ले जाएंगे। तो एक दफा माइनस किया कमीशन को और अदर इनकम में एक दफा क्या कर दिया? ऐड। कमीशन भी अदर इनकम है और बैड डेट की रिकवरी भी क्या है? क्योंकि फॉर्मेट में ऐसे है तो फर्क ही कोई नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर इतना ही आ गया। हाँ जी। और एक दफा सुनिएगा बात, एक दफा बात और सुनिएगा। अगर बच्चों अगर वो खुद कह दे कि इसको आपने ट्रीट करना है बैड डेट का एक्सपेंस, फिर क्या करना था? इधर देखें, इधर देखिएगा, फिर इधर से माइनस किया 200 और ये 200 किधर ऐड कर दिया? एग्री? 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 लेकिन अभी तक जितने भी हमने सवाल किए हैं, सॉरी मादर, इधर देखिएगा, ये है मेरे भाई, ये जी सुनिएगा, ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इधर से माइनस किया और इधर से इनकम माइनस कर दी। सही है सर? या देखे ना, या तो एक्सपेंस को कम करना है या इनकम को क्या करना? बढ़ाना। तो इनकम पहले ही बढ़ी हुई है ना, उसमें से कम करके क्या कर दिया बच्चों? ये देखें, इसकी एंट्री समय नहीं आ रही तो ये होगी बैंक या कैश क्या हो गया बच्चों? 200 से डेबिट। क्रेडिट क्या होना था? अदर इनकम या बैड डेट। ये होनी चाहिए थी की क्या जी? किसको क्रेडिट कर दिया? 200। एग्री? एग्री भाई? ये भी अदर इनकम है, ये भी क्या है? अदर इनकम। ये भी क्या है भाई? वही तो 200 तो लिखा ही नहीं। अच्छा, ये करना था, ये क्या था? करना। अच्छा, अब मेरे भाई ये नहीं करना था, लेकिन इसमें से इन्होंने भी बैंक को डेबिट किया, इन्होंने भी बैंक को डेबिट किया, इसमें कोई इख्तलाफ है? इख्तलाफ किधर है? करना था अदर इनकम को क्रेडिट, अदर इनकम को, या फिर 200 से। कर किसको दिया? कमीशन को। आप कमीशन को क्या करें? कमीशन इनकम को डेबिट कर देना। ओके भाई, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कमीशन इनकम में से तो 200 माइनस होना ही होना है, ये अदर इनकम में होगा। सही है? अगर आपने ये ट्रीटमेंट किया कि बैड डेट एक्सपेंस को अदर इनकम के तौर पे, उसकी रिकवरी को अदर इनकम के तौर पे ट्रीट कर लिया, तो एक दफा प्लस हो जाना है इनकम में, एक दफा माइनस, एक दफा इनकम में से माइनस अदर इनकम में से, और एक दफा अगर आपने ये वाला ट्रीटमेंट नहीं किया अदर इनकम वाला, बैड डेट एक्सपेंस को आपने क्या कर दिया? कम किया, तो कमीशन इनकम अदर इनकम में से एक दफा माइनस और एक्सपेंस में से भी एक दफा। ओके, ये एंट्री नोट कर लें, ये दोबारा भी कहीं आ सकती है, ये नोट कर लें बच्चों। लेकिन और भी एक बात मैंने बताई आपको, मैंने कहा फाइनल अकाउंट के सवालों में वो ज्यादातर कौन सा ट्रीटमेंट करता है? अदर इनकम वाला। चैप्टर 5 में कौन सा ट्रीटमेंट करता था ज्यादा? बैड एंड एक्सपेंस को कम करता है। ये बातें याद रखनी है। जब चैप्टर 5 डाउन था ना, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस वाला, डेटर्स वाला,
उसमें कहता है प्रॉफिट और लॉस में कितनी अमाउंट जानी है, तो रिकवरी के केस में एक्सपेंस को कम करता था। ये याद रखना है, ये अहम बातें हैं। हाँ, बात एक है, घुमाई हुई है। क्यों लेट आए हो तुम? कैंटीन पे कौन सा, कैफे पे कौन सा खाना होता है? बैठ गए, इधर आ, इधर। राणा तुम भी आ गया। साकिब शर्म आती है? अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, और आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी हैं, सही है सर, कैलकुलेटर भी है, पेंसिल भी है, रजिस्टर भी है, उस्ताद भी हैं, लेक्चर्स भी हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है शर्म। क्या है? सिर्फ शर्म नहीं है। सिर्फ ये शर्म थोड़ी सी आ जाए तो पढ़ने को दिल कर पड़ेगा, बस ये कमी है थोड़ी सी। जी मेरे भाई बच्चों, ये समझ आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा ख्याल एक यही मसला था बस। जी बच्चों, और तो कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन 6 में। 7 पे आओ जरा, 7 पे। जी मेरे भाई जाओ नीचे जाओ, मुजम्मिल के पास, उसे कहो कि सर कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन 5, 6, 7 का जो हैंड आउट दिया था ना, ये जरा 3-4 ले आइएगा क्लास में। भाईजान ओ कदरदान मेहरबान बता दो बेटा, इधर इसका सलूशन फिर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन 7 पे आओ ना, अब आएगा मजा। आज आपका टेस्ट भी है, 2 भाई, आज आपका इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का टेस्ट है, मंडे का दिन है। कौन सा? मंडे का दिन है। C17 का भी हो गया? हो जाए। अच्छा जी, फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं की। मुजम्मिल को बुलाएं जरा, बुलाओ। अच्छा भाई इधर देखें, इधर भाई इधर देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए जी। क्वेश्चन नंबर 7 जी, इसमें बताएं इश्यूज जी। 8 वाली बताता हूं, पहले ऊपर आओ जरा भाई। क्वेश्चन 7 में एक मसला किया हो तो मसला हो ना। ये वाली एडजस्टमेंट समझ आई है? 1 वाली कहता, अच्छा वो बच्चों चुप हो जाओ ना, आवाज ना आए, कोई थोड़ा चुप होकर बैठा करें। कहता इन्वेंट्री एज एट, कहता 31, अहमद भाई, अली भाई इधर आ रहा हूं ना नजर में जी। कहता इन्वेंट्री एज एट 31 दिसंबर 2022 वॉज रुपीस कितना, इतने की इन्वेंट्री है। अच्छा उन्हें भाई वो हुसैन क्या किया को सर कह रहे हैं जब भी मुजम्मिल को भेज दीजिए। अच्छा जी, कहता एज एट 31 दिसंबर 22 वॉज रुपीस कितना, कहता इट इंक्लूड्स सम स्टॉक हैविंग कॉस्ट ऑफ रुपीस कितना, कहता है विच हैज बिकम आउट ऑफ फैशन। भाई आउट ऑफ फैशन का मतलब क्या जी? आउटडेटेड होगी ना चीजें, अब उतने की नहीं बिकेंगी। आपको पता है जब सर्दियों का सीजन होता है ना, विंटर, तो जब सर्दियां एंड होती हैं तो वो सेल लगा देते हैं, सही है ना सर, सीजनल सेल जिसे कहते हैं। अब जो चीज 10,000 की सेल होती थी, वही चीज क्या कहते हैं 50% के डिस्काउंट पे पड़ी होती है। बात समझे है ना? अच्छा जी, कहता जी एंड कैन बी सोल्ड एट रुपीस कितना बच्चों। अब सबसे पहले मुझे बताना है, आपने ट्रायल को देखें क्वेश्चन 7 के, मुझे बताएं पीरियोडिक सिस्टम है या परपेचुअल, जल्दी बताएं भाई। परचेजिस का लफ्ज है, पीरियोडिक है सर जी। क्लोथिंग स्टॉक हमें खुद रिकॉर्ड करना पड़ना है, सही है ना? तो रिकॉर्डेड नहीं है, हम खुद करेंगे। अब्दुल कदूस साहब, वो मसला हल हो गया था घर जाके। अच्छा इधर देखें, कहता इन्वेंट्री की कॉस्ट है 20,000, कितनी है बच्चों? 20,000 कॉस्ट है, कितनी है जी? इधर ये है जी स्टॉक, $20,000। क्या भाईजान?
इसके इस तरह ट्री बना लेना है। क्या करना है? ये तो कॉस्ट है ना इसकी, क्या है जी बच्चों? गुड और आउटडेटेड या डैमेज जो भी है आउटडेटेड जी। इनकी कॉस्ट बताएं, इनकी बताओ। इनकी एनआरवी, अच्छे वालों की एनआरवी नॉट एप्लीकेबल। ये तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट से ज्यादा का बिकेगा। मसला इधर जी, मुझे आप बताएं, आप बताएं जी लोअर क्या? ये तो सिंपल सी बात है, एनआरवी ज्यादा ही होगी। ये उठाना है तो स्टॉक कितने का? ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस से लिखना है और करंट एसेट में स्टॉक के नाम से जी। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है डेटर में से ये अमाउंट पहले माइनस करनी है 14,000 की, फिर उसके बाद कहता, हाँ ये समझने वाली बात है, कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू, सुनना, एक होता है इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, टू का मतलब होता है तक, बाय का मतलब होता है से। लिख लो उर्दू में। टू का मतलब होता है तक और बाय का मतलब होता है से। पहली बात ये लिखें, टू का मतलब होता है तक और बाय का मतलब होता है से। अब दूसरा पॉइंट बनाएं और उधर लिखें, दूसरे पॉइंट में लिखें इधर 2 और ₹8 के साथ लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखें, तक का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, 2 के साथ लिंक करके लिखें, 2 के साथ लिंक करके लिखना है, 2 आगे ब्रैकेट में, तक का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। क्या? इधर उसने आपको बच्चों क्लोजिंग बैलेंस बताया है। क्या बताया है? और जिधर बाय लिखा हो उसका मतलब है उसने बताया है कि इतने से बड़ी है। सही है ना? इधर देखो भाई, और इधर देखो, इधर देखो। जमील भाई फॉर्मेट नहीं दिया यार इनको आपने C16 को, इनका क्या करना है अब? हैं? अगली बार जी अच्छा जी। आज इनका रिजल्ट था मुजम्मिल साहब के, इसलिए वो उसी परेशानी में बैठे रहे बस। नहीं पास हो गया माशाल्लाह यार, पास हुआ है। इसीलिए जा तुझे माफ किया मुजम्मिल साहब, ये 3-4 नोट्स ला दीजिएगा। और अच्छा C16 को ऐसे करें फिर इनका टेस्ट तो अब वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए ना। नहीं हो नहीं गया, वो तो मुश्किल हो गया, 2 सवाल हो ही नहीं सकते 1 घंटे में, वो कम से कम 1.5 घंटा देना था। फिर अब इस तरह कर लें, इनको ना फोटोकॉपी करवा के वो फॉर्मेट दे दें इनको, ये घर से करेंगे, ठीक है ना? इनको फोटोकॉपी करवा दें, ये घर से कर लाएंगे, ऐसे परेशान होंगे वरना। अच्छा जी, और 3-4 कॉपीज क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ही दिया था हैंड आउट जो उसका दे बच्चों। वो परेशान नहीं होना C16 कि वो ये इस तरह नहीं आपको आएगा पेपर, वो क्या उसका नाम है, आपको फॉर्मेट दिया होना है, वो फिल करना है। ये तो मुश्किल था मुझे पता ही, तो 1.5 घंटे में तकरीबन 1.5 घंटा देना था 2 सवालों का जी। कोई नहीं, चलने प्रैक्टिस होगी आपकी, लेकिन आप घर से प्लीज कर रहिएगा। C16 आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। अच्छा बच्चों इधर देखो जरा, चांद इधर देखो। अब ये मुझे पता है, मैंने जिस दिल से कहा है ये है जी प्रोविजन फॉर, ये है बच्चों डेबिट, और ये इधर ओपनिंग और इधर सुनना बादल, इधर सुन, बादल भी काले, इधर देख। अगर लफ्ज लिखा हुआ 2 का, किसका? इसका मतलब उसने क्लोजिंग बैलेंस बताया है। क्या कहा? इज टू बी इंक्रीज टू, इसका मतलब तक है। क्या है? ये क्लोजिंग है। क्या है? और अगर उसने लिखा हुआ इज टू बी इंक्रीज्ड, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा है जी
अच्छा मुझे बताएं जरा, इस सवाल के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में कितनी है? 6000 है। वो ओपनिंग है ना भाई? उसने कहा इज टू बी इंक्रीज टू, भाई ओ मेरे भाई C15 इधर दे, इज टू बी इंक्रीज टू, ये तक है क्लोजिंग, तो इंक्रीज खुद निकालना पड़ेगा। एग्री? अगली बात सुने भाई, अगली बात सुने, अगर लिखा होता इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, तो इसका मतलब बाय का इज टू बी इंक्रीज बाय 8000 ये होना था, फिर ये इंक्रीज इधर आनी थी और इधर फिर कितना आना था? ओके ये बात समझ है? अगर लफ्ज लिखा हुआ इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब है इतने से बड़ा, ये शाबाश एडजस्टमेंट, शक बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रोविजन। अगर लफ्ज लिखा हुआ इज टू बी इंक्रीज टू, इसका मतलब ये तक है। उम्मीद है ये बात समझ गए। तो इस सवाल में डाउटफुल डेट जो था वो 2000 से बढ़ गया, सेलिंग में जाके ऐड कर दीजिएगा। ओके बच्चों? अच्छा लेकिन हाँ, लेकिन डेटर में से कितना माइनस होना है? 8000 और 14 नहीं हो पाई, वो 14 एग्जाम्पल ली ना इस सवाल में, तो ये था 8। जी नहीं 8 कर लेना बस, 8 डायरेक्ट कर लें, या इस तरह करो फिर, वो जो तरीका बताया था मैंने, डेटर्स में से पहले माइनस करो 6000 और 2000 की एडजस्टमेंट कर दो। दो तरीके बताए थे ना, फॉर्म आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा जी। एक ये कर दी मैंने। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। कहता मिस, इसे ना कुछ बच्चे मिसकलीनियस पढ़ते हैं, मिसलीनियस होता है ये। कहता इसमें शामिल है अनअर्न्ड रेंटल इनकम, अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड रेंटल इनकम में 1000 ऐड करो लायबिलिटी में, और इनकम में से 1000 क्या कर दो? यार ये आसान, एडवांस सैलरी पे कर दी, प्रीपेड एक्सपेंस कर लेंगे। हाँ ये इस तरह की एक एडजस्टमेंट हमने पहले भी की हुई है, बताओ क्या? अच्छा इसका ना मैं थोड़ी मजीद वजाहत करता हूं, सुने इसकी ना मजीद वजाहत करता हूं। उसने ना कैश एंड बैंक के बैलेंस को इकट्ठा दिया होता है। क्या दिया होता है? इसमें कैश का बैलेंस भी है और बैंक का बैलेंस भी है। अब ना कैश और बैंक है इकट्ठा, क्या है? अब कैश का बैलेंस पॉजिटिव होगा और बैंक का बैलेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझिए? अच्छा लेकिन हमने क्या किया, कैश में से उसको माइनस कर दिया। अब क्या करें हम? कैश एंड बैंक जो एसेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना कैश और बैंक का एक ही टी काउंट बना होगा, ठीक है, और बैलेंस पॉजिटिव आ गया होगा, उसका नेट किया ना। फॉर एग्जांपल कैश का बैलेंस है 10 रुपए और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 2 रुपए, तो उन्होंने नेट करके कितना लिख दिया? 8 करके लिख दिया ना। अच्छा लेकिन अब वो ये चाहते हैं इसको जरा लैदा करो, क्योंकि कैश का क्या कसूर है। अब हम उसमें जो एसेट में लिखा हुआ कैश एंड बैंक, उसको ग्रॉस अमाउंट से लिखेंगे और उससे लायबिलिटी वाली चीज निकाल लेंगे। ये एडजस्टमेंट पहले भी करवाई थी, क्वेश्चन 4 में थी शायद जी। वो ये कहता है कैश एंड बैंक इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, कहता इसमें ओवरड्राफ्ट ना पड़ा रहने दो। कहता कैश एंड बैंक जो एसेट में लिखा उसको 30,000 से बढ़ाओ ना, और कहता ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में क्या कर दो? उधर भी बढ़ा दो। एसेट भी बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई। इधर देखें ये आपको ना बच्चों, इधर देखें, ओ इधर देखो। अच्छा एक बात और याद आ गई, ये है 3 सिफर। क्या है वो जो क्वेश्चन ये नीचे डेटा दिया है ना, ये 3 सिफर के बगैर है। क्या है? उसने कहा ये एक ही दफा 3 लिख रहा हूं। अच्छा अब आप इधर आए जरा, अब आंखें खोल के, इसमें भी अगर आपने बगैर 3 सिफर के क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 सिफर इधर से भी काटते जाएंगे। सही है भाई? आप देख लेना फॉर्मेट में कैसे हुआ है। अगर उसने 3 सिफर इधर लगाए हैं, फिर इधर भी इन चीजों के साथ भी 3-3 सिफर लगेंगे। लाइक विद लाइक चलना है, ये ना हो इसको 45 कंसीडर करो, इसका पूरा 20,000 करो। नहीं समझे बात? अच्छा आप सुनिएगा बात। कहता 150 यानी इसका मतलब है 1.5 लाख रुपया। कितना? 150,000। उन्होंने क्या किया? 30,000 रुपया इसमें से क्या किया? माइनस करके नेट अमाउंट किधर लिख दी? कैश एंड बैंक में। कहता इसमें 30 ऐड करो। कहता ये ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। क्या है?
इस तरह की एडजस्टमेंट पहले भी की है। इधर 30,000 ऐड करके 180 हो जाएगा, और मेरे भाई ओवरड्राफ्ट में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एग्री? एग्री? चले अब ना इधर आए जरा, ये तो आसान है। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं एक चीज और कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फिक्स एसेट इज टू बी चार्ज 10%। ये पीए का मतलब वो नहीं होता पर्सनल असिस्टेंट, इसका मतलब है पर एनम। एनम का मतलब साल, सालाना डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10% बाय यूजिंग सीधा लाइन मेथड। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है। अब मैं आपसे 2 से 3 सवाल पूछने लगा हूं, बहुत तवज्जो से फिर मुझे जवाब देना। ऐसे नहीं जल्दी से फौरन जवाब नहीं देना। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से, फिक्स एसेट है 5,50,000 यानी 5.5 लाख। 3 सिफर आना, इधर आना, ये 3 सिफर लगे इधर। अब ये है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ accumulated डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस? अब मेरी या इस तरह समझ लो, ओपनिंग क्लोजिंग में ना बच्चों को मुश्किल आती है। ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? ये अनएडजस्टेड है। समझाओ इनामुल्लाह कैसे अनएडजस्टेड है? डेप्रिसिएशन की गुफ्तगू नीचे हो रही है। इज टू बी प्रोवाइडेड का मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन इसमें शामिल। इसके साथ लिखो, तुम तो अनएडजस्टेड हो। लिखो लिखो लिखो, तुम तो अधूरे नहीं हो भाई, अनएडजस्टेड। कहां ले गया बात को यार? तुम तो अनएडजस्टेड हो। लिख ले डॉन, लिख ले, क्लासेस खत्म हो जानी है, मैंने तेरे साथ नहीं होना। फिर कहेगा ये कहां से आया, ये क्यों आया। इसे लिखो, तुम तो अनएडजस्टेड हो, तुम में डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। ये ना आपको शुगर लग रही है मेरी बातें, लेकिन इंशाल्लाह काम आएंगी जब आखिरी रिवीजन में बैठोगे। चले जी, तुम तो अनएडजस्टेड हो, तुम में डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। आगे लिखो, हाँ फिर जाकर तुम एडजस्टेड बनोगे। एडजस्टेड बनोगे या घी, वो अपना अपना जेंडर देख के लिख ले। फिर जाकर तुम एडजस्टेड बनोगे या घी, बहरहाल जो भी है वो। ओके मेरे भाई? अच्छा जी, तुम क्यों घी लिख रहे हो? मसला घी? अच्छा मेरे भाई, हो गया इधर तक? अच्छा अब देखें, अब ये है स्ट्रेट लाइन। इधर देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, तुम भी तवज्जो से सुन लिया करो यार। ये है 5,50,000। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चों रेट इस पे लगेगा। और ना मैं समझा के थक गया हूं कि भाईजान, जब क्या उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड हो, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, जब रेट से मल्टीप्लाई करना है। ये 1000 दफा बात बताइए, मजाल है, फिर वही सवाल बच्चे पूछते हैं बार बार, सर इसमें से क्यों नहीं करते? कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें। भाई नहीं करते। आई कैप की किताब पढ़ के देख लें, सही है, FAR 1 में पढ़ के देख लें, इसमें काउंटिंग में पढ़ के देख लें, भाईजान नहीं किया हुआ। सही जी जी, आप भी कहेंगे जब आप इंशाल्लाह अगले लेवल में जाएंगे, जब आप एक आदि कोई और किताब देखेंगे ना, आप कहेंगे सर इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस क्यों नहीं की हुई आपने, इधर तो की हुई। आप भी कहेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, आज अल्लाह ही खैर करे। छुट्टी। अच्छा बच्चों, ये है जी 550,000 पे अबव रेट लगाएंगे। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो 550,000 में से पहले ये माइनस करते, फिर बीवी आती, बुक वैल्यू आती, फिर आप रेट लगाते। ओके बच्चों, अब आपने 5,50,000, इसको, इस पे रेट कितना लगाना है? 10%। बहुत अहम बात अब करने लगा हूं आपसे, ट्रांजैक्शन नंबर 8 में कहता चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ₹5,000। रुक जाएं, बताएं अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की होगी? बैंक बैलेंस कहा करो, बैंक बैलेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। इसका मतलब है जब डेटर्स का एडजस्टेड बैलेंस लिखना है, एक तो बैड डेट एक्सपेंस उसमें से माइनस हो गए, कितने के थे? 16,000 के। फिर उसमें से इंक्रीज इन प्रोविजन 2,000 की माइनस हुई। फिर अभी रुक जाएं, अभी आपने रिसीवेबल को कहा हमने माइनस किया, ये तो कर दिया ना आपने।
आगे पढ़ें, कहता वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। कहता नो ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स इन दिस रिस्पेक्ट। मुझे बताएं बिस्ती होगी? यस सर, बिस्ती होगी। क्या होगी बच्चों? और दूसरी बात बताएं, बीआरएस के अंदर हमने पढ़ा था ये टाइमिंग डिफरेंस यानी परमानेंट डिफरेंस है या टेम्परेरी? परमानेंट डिफरेंस है। इसकी बैंक क्या कहेगा? बैंक ने बिस्ती आज नहीं की, बैंक हमेशा आपकी ऐसे ही बिस्ती करेगा। बैंक ने एक दफा कह दिया भाई इस चेक को मैं कैश नहीं करूंगा, आप छुट्टी का तू मेरा पुत्र, ठीक है? अच्छा, अब बिजनेस के अकाउंटेंट को क्या एंट्री करनी पड़ेगी? अपना बैंक बैलेंस कम करे और रिसीवेबल क्या कर दे? अच्छा, इसका मतलब है रिसीवेबल में 5000 ऐड कर दो और बैंक में क्या करो? अच्छा सुनिएगा बात जरा, अब ना इधर सुने। हमने बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 30,000। असल में बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या हो रहा है? क्रेडिट। अगर एसेट में लिखना है तो एसेट को माइनस से, और अगर लायबिलिटीज में लिखना है तो प्लस से। बैंक का बैलेंस क्या है? देखो ना, ये एंट्री होनी है ना। अब एंट्री क्या होनी है? ये देखो रिसीवेबल बच्चों 5000 से और बैंक क्रेडिट। बैंक का बैलेंस कम हो रहा है ना, बैंक का बैलेंस कम, यानी बैंक अच्छा, अगर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव होता तो एसेट में से -5000 करते, लेकिन अब देखो जरा, बैंक का बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब लायबिलिटी, क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट करना है तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा, सही है? तो ये इसको आपने ओवरड्राफ्ट को 5000 से क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये जरा देख लें, इसको नोट कर लें। ये नहीं, ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है 30,000, तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा ना, सही है? अगर बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट ना होता, एसेट डेबिट यानी कि डेबिट बैलेंस होता, पॉजिटिव होता, तो फिर एसेट में से माइनस। इधर लिखो, ये एंट्री करो, जल्दी करो, ये वाली एंट्री करो, पहले जल्दी से ये एंट्री करो, जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें, ये एंट्री करो, ये वाली जल्दी से, शाबाश, ये एंट्री करो और लिखो अगर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव होता, अगर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव होता, ब्रैकेट में लिखो यानी एसेट, तो इसको माइनस करते, तो इस 5000 को माइनस करते, इस 5000 को क्या करते? लेकिन इस सवाल में बैंक का बैलेंस, इस सवाल में बैंक का बैलेंस नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखो यानी ओवरड्राफ्ट, यानी ओवरड्राफ्ट, यानी बच्चों ओवरड्राफ्ट, यानी बच्चों ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। तो सो इसको लायबिलिटी में ऐड करना है, सो इसे लायबिलिटी में, ओके बच्चों, ओके ना? अब वसूल लिखवाता जा रहा हूं आपको। अहमद भाई ये रोक दीजिएगा जरा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, इधर से देख लें, अभी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 8 इंशाल्लाह, अभी आपको मिल जाएगा। मेरे मासूम दोस्तों, अहमद जा नीचे, मुजम्मिल साहब होंगे, उन्हें मुजम्मिल भाई को ये अहमद, उन्हें कहें कि क्वेश्चन नंबर 8, और आप अहमद आप जा, मुजम्मिल को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ना, वो उसका हैंड आउट दे दें, मतलब प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्लास में। बच्चों इधर देखो भाई, ये जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख लें और 9 देख लें, डिस्कस करके ना मैं छोड़ दूंगा। मुझे बताएं जरा, घंटा तो नहीं हुआ अभी? बता दीजिएगा जब घंटा होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 8, राना चुप हो जा, खामोश हो जा, आवाज ना इधर ही। बच्चों ये क्या है? ये ट्रायल बैलेंस, ये परचेज लैंड पे आपको पता डेप्रिसिएशन नहीं है, ये अलाउंस उसने खुद बता दिया 1 फ़रवरी, इसका मतलब अकाउंटिंग पीरियड का एंड 31 जनवरी होगा जी। ये एक इसमें ट्रांजैक्शन आपको ना समझाने वाली है बस, ये वाली 15% लोन टू फ्रेंड, लोन टू फ्रेंड। बच्चों ये एसेट है, क्या है? कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें,
1 लाख पे लगाएं 15%, ये आ जाएगा पूरे साल का। अब ना आपने ये नीचे आके जरा बात पढ़नी है। कहता है बैंक लोन वॉज ऑब्टेन्ड ऑन यकम में। कहता है बैंक लोन कितने बैंक लोन लिया यकम में को। कहता वेयर एज लोन टू फ्रेंड वॉज गिवन। ये बात है लोन जो दोस्त को दिया। कहता कब दिया? 31 में। है बेशर्म ही ये बंदा, दोस्त को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट ले रहा है जी। खुद गर्जी, तेरी खुद गर्जी। अच्छा क्या? अच्छा ये मई से आगे गिनना शुरू करना है। जून से लेके दिसंबर तक 7 महीने और जनवरी का महीना डाल लें तो 8। भाईजान 1 लाख पे लगाओ 15%, 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8/12, 10,000 आ गया। ये इंटरेस्ट इनकम है। क्या है? क्या है बच्चों जी? इसकी एंट्री क्या होगी इसकी? भाईजान 31 मई तो 31 में है ना, आखिरी दिन पे लोन दिया। तो इतनी खुद गर्जी हुई कि आखिरी एक दिन का भी महीना पूरा चार्ज करना है। भाई 1 जून से शुरू करो ना, 31 में। अच्छा जी, अकाउंटिंग पीरियड का एंड 31 जनवरी है। अब बच्चों ये 10,000 की इनकम है, इसकी एंट्री बता दें। कैश या बैंक? कहाँ अक्रूवल की एंट्री है जी? अदर इनकम तो होगी ना, क्रेडिट डेबिट क्या होना है? एक्रूड इनकम शायद। देख आइएगा जरा एक दफा। ये है बैंक लोन वॉज ऑब्टेन्ड। बैंक लोन लिया कब? देखें ये लोन इधर आ रहा होगा कहीं, 10% का लोन लिया, 20 अपने से डाला और बेशर्म ने 15% पे लोन आगे दे दिया जी। बैंक लोन 80,000 का, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% और लोन लिया 1 मई को। तो भाईजान कितने का इंटरेस्ट पे करना है? 9 मई से लेकर दिसंबर तक 8 और जनवरी का महीना डाल के 9, तो 9/12 हो जाएगा ना। ओके। अच्छा अब मेरी बात सुननी है बहुत तवज्जो से। इधर देख लो बच्चों, देख लो, इधर देख लो। अगली दफा आप पढ़ा लेना ना, अभी तो इधर देखें। अच्छा अब आप इधर आए, जरा फॉर्मेट पे आए। अच्छा जी फॉर्मेट पे आए बच्चे, फॉर्मेट पे। ये इधर लिखा हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम। इस नेट इंटरेस्ट इनकम, इस तरह का एक सवाल पहले भी किया था जिसमें हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को और इनकम को नेट किया था। समझ जाना है, इधर लिखा है नेट इंटरेस्ट इनकम। क्या करना है? इनकम 10,000 की और एक्सपेंस कितने के? 6,000। तो नेट से क्या लिखना है? 4,000 की इनकम। और अगर एक्सपेंस ज्यादा होता इंटरेस्ट का तो फिर एक्सपेंस होना था ये, ठीक है ना? फिर फाइनेंस चार्जेस के नाम से होना था, फिर ये इनकम नहीं थी। ओके बच्चों, अगर इसके अलावा कोई इनकम हुई तो वो उधर इनकम में लिख दीजिएगा। एक ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी आपको समझाने वाली थी इस सवाल में, और मेरा ख्याल इस सवाल में कितना मसला नहीं है जी, कोई मसला नहीं। अच्छा आपने एक चीज नोट की है, बार बार वही चीजें, बार बार क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, बार बार ये वही अलाउंस, बार बार। अब ये 5% अलाउंस है, ये 5% अलाउंस है। मुझे बताइए जो ऊपर अलाउंस नजर आ रहा है ये क्या है? उसने खुद बताया, ओपनिंग यान एडजस्टेड। चले शाबाश, ये आ जाएगा। अच्छा इधर ना थोड़ी आपको अभी हैंड आउट जब मिलेगा ना तो उसमें देख लीजिएगा, इधर ना आपने 2023 करना है, ये 22 नहीं है, ये गलत है, ठीक है? थोड़ा सा ये गलती हुई है, 2023 करना है। इधर क्या करना है? अच्छा अगर आपको हैंड आउट में देर हो जाए ना तो आपको फिर सॉफ्ट में आपके ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल करके आने हैं दोनों। समझ रहे हैं बात? बच्चों का पेपर फेल हो रहा है काउंटिंग का, अक्सर बच्चों का 45, 46, 44, 43, और ये तब बच्चों का फेल होता है जब उनको काउंटिंग, जब उनको फाइनल अकाउंट पे ग्रिप ना हो। तो फाइनल अकाउंट में से हमने इंशाल्लाह 10-12 नंबर हाथ से खेड़ियां में ले लेने हैं, ठीक है? ऐसे शुगल मिलने में। सही है भाई? जी 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 भाई जी जी डेटर्स पे। अगर बैड डेट देखो, बैड डेट उसने दिए ही नहीं है इधर, इसका मतलब है बैड डेट अगर होंगे तो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो गए होंगे। ट्रायल में देख लेना है कि नहीं जी। नहीं है, नहीं है ना, है ही नहीं, बैड डेट है ही नहीं जी जी जी। अच्छा इधर आओ,
ये स्टेशनरी एक्सपेंस इंक्लूड पेड इन एडवांस, ये प्री पेमेंट है ना। एक्सपेंस कम करो और एसेट को बढ़ा दो। अब ये सुनिएगा जरा, यूजिंग, आप इधर देखें, जो आप गलती करेंगे सुन लें वो गलती क्या है बच्चों। लैंड पे नहीं होती कभी भी, लैंड एज इट इज 5 लाख आ जाना है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में। और देखें एसेट कौन सा है, 1,60,000। इधर एक सवाल मेरा आपसे, क्या यही जवाब है 1,60,000 माइनस 20,000? भाईजान ये अनएडजस्टेड एडजस्टेड है, कैसे पता चला? नीचे डेप्रिसिएशन की बात है। आप करेंगे 1,60,000 में से 20,000, 1,40,000 आ जाएगा बुक वैल्यू। आप लगाएंगे रेट, जो जवाब आएगा वो फिर इस तरह कीजिएगा ना, 1,60,000 माइनस 20,000। नहीं, फिर इसने एसेट को कम ही करना है ना। इस तरह होगा ना भाई, इस तरह होगा। ये है पीपी, लैंड इसमें 5 लाख ऐड हुई, प्लस 1,60,000 माइनस 20,000 ब्रैकेट जी, इसमें ये प्लस है। नहीं अगर ब्रैकेट लगानी तो फिर याद रखना ये माइनस ही है, तो माइनस ही कर दें। वो जो भी जवाब आएगा उसको इसमें से माइनस करना है, तो ये जवाब आ जाएगा। कितना आता है वैसे जवाब? 1,40,000 पे 10% लगा देना। ये आ जाएगा 14। बच्चों ये थोड़ा सा जरा देख लेना, 14,000। ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आएगा? 5 लाख लैंड का ऑनलाइन वालों, ये आपके लिए जी, प्लस 1,60,000 क्वेश्चन नंबर 8 और 9। और अहमद जाना इनसे ना मार्कर ले आइएगा, ब्लैक और ब्लू दोनों। 1,60,000 माइनस इसमें से, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई तो गम है जिसे छुपा। अच्छा, इधर से माइनस 20,000 माइनस हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन 1,40,000 पे 10%। ओके, और तो मेरा ख्याल इधर कुछ नहीं है क्या वैसे? ओए मरे, एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आती है, ये एडजस्टमेंट है। एक्यूमुलेटेड क्यों आनी है? हमने अपने साल की लेनी है कि पिछले सारे सालों की? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट समझने वाली है। क्वेश्चन नंबर ये 2 वाली, सिर्फ ये एडजस्टमेंट समझने वाली है, बाकी ये आसान है। अच्छा मैं आपसे ये कहूं, जज़ाकल्लाह दोस्त, इधर सुनिएगा जरा। आपने अपने दोस्त से 90,000 का लोन लिया, कितने का? 90,000। सवाल है, सॉरी, और दोस्त ने आपसे ये एग्री किया कि आपने मुझे लोन रिटर्न करना है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। किस में? 5 किश्तों में, यानी इंस्टॉलमेंट्स किस्तें, जिसे किश्तें कहते हैं कुछ लोग। अच्छा अब मैंने एनुअल का लफ्ज बोला नहीं है, मैंने नहीं बोला, अपनी तरफ से ना बोल। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले तो 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 90,000 डिवाइडेड बाय 5, लो जी 1,80,000 हो गया जी। फिर कहते बूटा गाला खड़ दे, भले भले। अच्छा जी, हम वही सुने, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 भाई 18,000। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है 18,000, 5 किस्तों में डिवाइड किया। अब अगला सवाल ये है, ये कब किस्त पे करनी है? 3 महीनों बाद का मतलब क्वार्टर होता है, 6 मंथ्स। देखो ना, किस्त आपने क्यूएम में बड़ी डिटेल में ये बातें पढ़ी होंगी। क्वार्टर का मतलब है 3 महीने, कि एक किस्त 3 महीने बाद पे करनी। समाई एनुअली या बाई एनुअली का मतलब है साल में 2 दफा 6 महीने बाद। एनुअल का मतलब है, अच्छा इधर आए, ये अच्छा जी,
चुप कर मरे। अच्छा इधर आए, इधर इधर। आप मेरे भाई इधर आके देखें जरा, ये मैंने बनाई टाइमलाइन। क्या बनाई? लाइम लाइन नहीं भाई, लाइम लाइट। एक किस्त, दो किस्तें, तीसरी, चौथी, अच्छा इधर जाके एक किस्त पे करनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर जी कितनी पे करनी है एक साल? 18। वाह जी वाह, लाहौर आके 18 हो गया। आपने लाके तुसी 11 ਨੂੰ 11 हैं। अच्छा जी इधर आए, ये 5 किस्तें होगी, ये आपने पे करनी है। ये एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे ही है ना? अच्छा एक बात बताएं जरा, पहली किस्त जो आपने पे करनी है, हमारे साल का फॉर एग्जांपल एंड इधर हो गया, किधर? इधर एंड हो गया, ये गुड्डू खड़ा है और ये साल का एंड है। आप सुनना वो एक मिनट है भाई, ये साल के शर्म तमीज कर अकल, एक साल का एंड हो गया, क्या हो गया बच्चों? अब सुननी है बात, जो किस्त हमने इस वाले साल से पहले पे कर देनी है वो करंट लायबिलिटी होगी, और एक साल के बाद वाली एग्री? अब्दुल कदूस साहब ठीक है? अच्छा अब सुने बात, जरा तवज्जो से बात सुने। आप मुझे ये वाला सवाल पढ़े और बताएं इसमें से टोटल लोन कितना है और करंट कितना और नॉन करंट कितना, ये पढ़ लें। ये इंटरेस्ट को छोड़ दें अभी फिलहाल। हमारे काउंटिंग पीरियड का एंड है 31 जनवरी 2012 है मेरा ख्याल है, 2022 है जी, पढ़ें शाबाश। सॉरी हमारे काउंटिंग पीरियड का एंड है 31 दिसंबर 2022 है भाई, हमारे साल का एंड है 31 दिसंबर 2022 जी। अभी 9 मंथ्स को छोड़ो, अभी मैं करंट और नॉन करंट की बात कर रहा हूं, अभी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा जी। पहली इंस्टॉलमेंट एक साल के मतलब अगले साल के अंदर पे होनी है, यानी इधर ये करंट और बाकी इधर 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 5 किस्तें हैं टोटल, एक किस्त अगले साल के अंदर पे होनी है, वो करंट होगी, और बाकी बच्चों चलो 18,000 करंट में आ जाएगा और बाकी 4 किस्तें यानी 72,000 मेरा ख्याल है नॉन करंट में। एक ये बात पढ़ाने वाली है, समझाने वाली। दूसरी बात समझिएगा, ये तो लोन से रिलेटेड होगी ना। कहता अलोंग विद इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, कहता जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो आप मुझे बताएं, आपने लोन कब लिया? 1 अप्रैल 22 पे, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022, तो भाई कितने महीने का एक्सपेंस हमसे परटेन करता है? 9 महीने का इंटरेस्ट है ना, अक्रूड है। क्या है? कब, कैसे पता चला भाई? 1 अप्रैल पे आपने पे करना है। कहता आपने अच्छा जिससे लोन लिया उससे पूछा सर हमने इंटरेस्ट पे करना है कब? उसने कहा यार पहली किस्त के ना साथ ही, कहता जैसे जैसे किस्तें दोगे ना वैसे वैसे इंटरेस्ट भी पे कर देना। तो बच्चों किस्त पहली कब देनी? 1 अप्रैल 2023 पे। तो क्या उसका नाम है, इंटरेस्ट भी कब देना पड़ेगा? एग्री? वो पता चल जाती है, पहले बात समझ। ओके बच्चों, अच्छा इसका मतलब है 9 महीने का एक्सपेंस एक्रूड है। क्या है? चले आप इधर देखें, अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, साकी बाल सीधे कर रहे हैं, गर्दन को मस्ताना बनवा ली। अच्छा अगर आपके पास ना 3 चीजें हों तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाते हैं। 3 चीजें अगर आपके पास हों तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट, आउटस्टैंडिंग लोन की अमाउंट, ये पहली बात। दूसरी बात रेट, जो लोन का रेट है इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई बाय तीसरी बात। अब ये कहां से पता चलेगा? पता चल ही गया, 90,000 उसने दिया। ये किधर लिखा था 90,000? ये ट्रायल में लिखा हुआ है।
ये ट्रायल में लिखा किधर अल्लाह करे 90 हो, मैं सोच देख के तो आया था, हाँ 90 है ये रहा, 90,000 कितना बच्चों, रेट है 10%। मैंने आपको पहले भी बताया था ये दोनों चीजें गिवन होंगी, वरना सवाल नहीं सॉल्व हो सकता। ये सिर्फ तीसरी चीज, अप्रैल से दिसंबर तक, अरे मरे पहले ये तो करवा दे जी, 9 महीने अप्रैल से जी, कितना आया हैं, कैलकुलेट कर ले यार जी, 6,750। ये भी ये क्या एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होता है। एक है लोन भी एक लायबिलिटी है, उस पे इंटरेस्ट एक सेपरेट लायबिलिटी है, 2 लायबिलिटीज है ना। अच्छा जी, अब बच्चों एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाके ऐड कर दें और लायबिलिटी में जाके एक्रूड एक्सपेंस में भी क्या कर दें, ओके। अब देख लेना फॉर्मेट में एक्रूड एक्सपेंस है नहीं है या क्या दिया हुआ है इसकी जगह। हाँ ये देखो एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस, डन। इस सवाल में सिर्फ एक यही मसला था, तो फिर अदर पेएबल होगा ना, क्रेडिटर्स एंड अदर पेएबल, इस तरह करके कुछ होगा ना, और तो कोई। हाँ इधर आओ भाई, ये 7 पे आओ जी जी, 1 घंटा बस, मैं लेक्चर वैसे ही खत्म करने लगा, लेक्चर 3-4 मिनट में खत्म। कहता जी फर्नीचर है 10% पर एनम, फर्नीचर पे कितनी है, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू पे ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा ख्याल दी हुई है उसने सवाल में। ये देखें ये 10,000 है, ये कॉस्ट में से निकाल देना ये, और जो बिल्डिंग है उस, अच्छा मैं ना, हाँ इस सवाल में एक मसला है, नहीं इस सवाल में मसला पता है क्या, लाइनें टेढ़ी हैं, ये देखो ये मसला, ये देखो इधर इस सवाल में ना ये मसला है, इधर देखो तुसी कट्टा लानी है, इधर तक तो मसला नहीं, इधर तक भी मसला नहीं, परचेज इधर ही आती है, लोन भी इधर ही आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी, कैरिज एक्सपेंस भी, अदर एक्सपेंस भी। हाँ इधर से आके मसले शुरू होने लगे हैं, इधर से आके ना ये जरा गौर से देख लीजिएगा, इधर से आके ना ये मसले स्टार्ट होने लगे हैं, इधर से ये लाइनें ऊपर नीचे हैं, ठीक है भाई। इधर सुनिएगा, ये जो 1 लाख है ना, ये जो 1 लाख है ये इसके साथ लिंक है, इसकी क्यूमुलेटेड, ये 50,000 इसके साथ लिंक है, हुई ऐसे सीधे डब्बे बन रहे हैं आज। ये इसके साथ लिंक्ड है, ये रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न इसके साथ लिंक्ड है, ओपनिंग स्टॉक इसके साथ लिंक्ड है, ये इसके साथ लिंक्ड है। ये कर लोगे थोड़ा सा इस तरह, ये मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन वालों, ये थोड़े मसले हैं सवाल में, वरना तो आप परेशान हो जाएंगे ना। ये तो मुझे कैसे पता चला, मैंने सवाल देखा, मैंने कहा यार ये क्या अजीब सी समस्या है, तो समस्या का मुझे ऐसे पता चला कि ये रिटर्न आउटवर्ड जो थी ना, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, परचेज रिटर्न, भाई वो डेबिट साइड पे आती है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेंगे बच्चों आप, ये मैंने आपको तरतीब बना दी अब लाइन से। अच्छा स्ट्रेट लाइन पे आपने सीधा रेट कॉस्ट पे लगाना है, रिड्यूसिंग पे बुक वैल्यू पे, मेरा नहीं ख्याल और की मसला होगा इसमें। हाँ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्या करना है, एट 2% ऑफ द, इससे क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी और ओपनिंग दिया होगा उसने, तो ये डाउटफुल का आ जाएगा। और बैड डेट भी है सवाल में, बैड, हाँ अच्छा इधर देखना जरा, बैड डेट की मजे की बात सुनना भाई, मजा इधर रहने का। इधर 2000 कहता फर्दर बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 2000, इसका मतलब है ट्रायल में भी कुछ है, ट्रायल वाले बैड डेट्स हैं मेरे मासूम दोस्तों 18,000। अब सुननी है बात, इन 18,000 की एंट्री हुई है, इनको कुछ नहीं करना, ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ, सेलिंग में 18,000 ऐड हो जाएंगे, मजीद 2,000, इसलिए इसने फर्दर लिखा ना, ये डेटर, ये सेलिंग में सेलिंग एक्सपेंस है ना, बैड डेट एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और डेटर में, इसका मतलब है जब डेटर पे प्रोविजन लगाने लगोगे, पहले डेटर में से इस 2,000 को माइनस करना है फिर लगानी है। अब देखो ये तकरीबन 9वां-10वां सवाल है। अब इतने सवालों के बाद ना जो कुंद जहन है ना, कुंद जहन, उसको भी कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाती है कि यार ऐसे ऐसे सवाल को लेके चलना है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, बड़ी अहम बात बताने लगा सर, पेपर में तो ये फॉर्मेट बना बनाया होगा,
तो हमने जब सिलेक्ट, आप तो कह रहे हैं एंट्रीज वाइज चलना है, तो मैं जब कॉस्ट ऑफ सेल में आने लगूंगा तो सर कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ ये नहीं, उसमें तो पूरा फॉर्मेट बना होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? समझे मेरा दुख समझ रहे हैं सर? जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल पे आऊंगा सर, कॉस्ट ऑफ सेल में तो पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेज सारी, सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है? सही है ना? आप क्या करेंगे फिर? आंखें नहीं खोलनी, इधर देखो। आपने क्या करना है, इधर आना है, आपने सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सही है सर, उसके बाद ये प्रॉफिट को हमने कुछ नहीं करना, एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 5 चीजें अपने पास लिख लेनी है पेज पे। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर्मेट तो बना है ना, देख के जल्दी से फॉर्मेट बनाना है, देख के जल्दी से क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। सेल जल्दी से स्टार्टिंग पॉइंट बनाते जाओ, जो जो आपके पास आता जाएगा, वरना तो आप जब 5वीं एडजस्टमेंट में जाओगे आपके भूल जाना पीछे क्या हुआ था। समझे है ना? दुख समझ रहे हैं? आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है जो ट्रायल में दी है। अगर कोई सेल में एडजस्टमेंट हुई तो इधर लिखते जाना है अपने पेज पे, और जाके जो फाइनल फिगर हुई इस पर टिक कर देना है। देखो ना, मेरी बात समझ लो, नहीं समझ आई? ट्रायल में सेल दी हुई है, ट्रायल में सेल दी हुई है, और ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन 1 में भी सेल, फॉर एग्जांपल इधर नहीं है, वैसे ही कह रहा हूं, इसको इधर ही कर देता हूं। ट्रांजैक्शन 1 में भी सेल है, ट्रांजैक्शन 3 में भी सेल की एडजस्टमेंट है। इसका मतलब आप सेल की कितनी एडजस्टमेंट्स होंगी? आपने तो भाई पहली पढ़ी है, पहली पढ़ के आप तो टिक लगा दोगे, हालांकि वो रॉन्ग होगा, अभी तीसरी एडजस्टमेंट भी करनी है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, अपने पेज पे फॉर्मेट बनाइए, जल्दी 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 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं देख के बनाना है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना आपने। आपने क्या करना है, सेल की उठानी है जो अनएडजस्टेड अमाउंट है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं, उसमें एडजस्टमेंट्स कर दें। और समझ आई ना बात ये वाली? ये पेपर में दुख होता है ना, ये वाला फाइनल अकाउंट के सवाल में, फाइनल अकाउंट के सवाल में भाई ने दिया हुआ पेपर, तो ये पेपर में मसला आता है कि नहीं आता? देखो ना, जब अब आपने ट्रायल में कुछ सेल की फिगर है, फिर एडजस्टमेंट 1 में भी सेल की एडजस्टमेंट है, 3 में भी है, आप तो भूल जाओगे। तो उसका तरीका ये है, अपने पास जल्दी से एज इट इज फॉर्मेट बनाओ, लेकिन फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट का बगैर बनाना है। आपने सेल की अनएडजस्टेड अमाउंट लिखी, फिर आपने क्या उसका नाम है, जो एडजस्टमेंट्स हैं वो लिखी, ये आपका अब जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपने साथ साथ लिखते गए ना, आपको याद रहेगा, निशानी लगा लोगे, ये निशानियां लगाते जाना है आपने। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जरा करके दिखाता हूं, ये देखें, ये है जी डेटर्स, क्या है, रेस कर रहा हूं जी, इधर देखें जरा। फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है SOFP का, क्या SOFP का फॉर्मेट कैसे बनाना है भला? देख के, ये देख के ये बना लिया। आपने क्या क्या लिखना है, आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लिखा, ये करंट करूंड नहीं लिखने की जरूरत, फिर लिखा स्टॉक डेटर, बस ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, फिर लिखा कैपिटल, फिर लिखा ये इग्नोर करें। जी भाई, किधर मेरे भाई? हाँ, किसी सवाल में होता है, किसी में नहीं होता ना, लेकिन ये कोई निशानी नहीं है। क्वेश्चन 8-9, हाँ जी। फिर उसके बाद आपने क्रेडिटर लिखा, करंट पोर्शन ऑफ 10% बैंक लोन, ये वो आना था। फिर एक्रीड आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये चीजें आ गई। ओके, जो मेन चीजें वो लिखनी है जिसके नंबर है, बाकी नहीं। मेरी बात समझ आ रही? अब आए, मैं ज्यूम करता हूं आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अपने पास, जो भाई कितने पेजेस देते हैं सर जी उसमें, क्या उसका नाम है, वर्किंग्स के लिए एक मतलब 4 होते हैं ना, 2 साइडें, सिंगल शीट होती है, तंग करके लिख लेना, ठीक है। आई जितनी चाहिए वो देते नहीं है, इजाफी क्या कहते, एक से ज्यादा नहीं देनी। आप उन्हें कहें यार, उन्हें कहें सर जी एक से ज्यादा क्या हो गया इसमें, क्या इतनी फीस ली है, एक शीट दी है आपने। अच्छा अब इधर देखें, मुजम्मिल साहब का पेपर पास है आज, इनको हक क्या बोलने का। अच्छा जी, ये है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें आपने पीपी शीपी सारा कोई लिखा अपने पास शीट में, और इधर का के आ रहा था डेटर्स, क्या अब उसके अंदर तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, और हम ना न्यूटन है ना ही आइंस्टाइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने पास वो वर्किंग्स ही बनाएंगे। और मुझे बताएं इसमें डेटर्स कितने हैं? 4,50,000 के।
ये अपनी रफ वाली शीट पे लिख लिया भाई, उसमें तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, पता नहीं क्या क्या, 4,50,000 आपने लिख लिया। अब आप इधर आए, बैड डेट ये तो पहले ही माइनस हो गया ना, इसमें से कितने माइनस करो, 2,000। आपने कहा यार ये माइनस होने, ये क्या होने हैं, माइनस होने, ओके। अच्छा, फिर आपने कहा अलाउंस भी है, क्या, अब लगाओ इस पे अलाउंस, 4,48,000 पे क्या लगाओ, अलाउंस लगाओ। वो वर्किंग नहीं करते भाई मेरे, वो वर्किंग वन, डाउटफुल की अमाउंट जी, प्रोविजन की, फिर प्रोविजन की 4,48,000 हो गई ना जी, कितना कितना हुआ, ये आ गया क्लोजिंग, क्या आया, अगर तो माशाल्लाह आप अक्लमंद हैं तो ये यही इधर से माइनस कर दें, लेकिन एक्सपेंस में भी तो कुछ ऐड करना है कि नहीं, तो फिर कंपैरिजन नहीं करना ओपनिंग के साथ। ओपनिंग अलाउंस भी सवाल में है, जो कि मेरे मासूम दोस्तों है। अच्छा अब देखना, ये मैंने आपको कहा है अलाउंस के साथ ये लाइन है 5,000 वाली, 5,000 वाली। आप इस तरह करें, या तो डायरेक्ट इसको कर दें, या फिर -5,000, -5,000 और -5,000 तो स्टार्टिंग पॉइंट था ना। अब देखो शक ओपनिंग में कितना था, 5, क्लोजिंग में कितना, तो शक बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 3,960। तो ये इंक्रीज इन एन एक्सपेंस, प्रोविजन भी बढ़ी, एक्सपेंस भी बढ़ा। प्रोविजन इनडायरेक्टली काउंटर एसेट अकाउंट है, काउंटर एसेट अकाउंट जब बढ़ता है तो एसेट को कम करता है ना, तो ये 3,960 कर देंगे ना, तो ये यही आ गया, ये दोनों यही आ गया ना। अच्छा जी, इसकी एंट्री करनी है, अब ये सेलिंग में जाके ऐड होगा, सही है ना, और इधर आपने ये कर दिया। अब समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये फायदा होगा ना अब इस तरह, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जुबानी किसको याद रहना यार, कभी कोई चीज पहले कोई बाद में, भाई नहीं समझ आई बात। ये आप अपनी रफ वाली शीट पे बनाकर कहेंगे आहा, ये इसके तकरीबन 2-2.5 नंबर दे देगा आपको। वरना जब आप आएंगे ना एडमिन एक्टिविटी में और सेलिंग में, उसमें 5 से 6 अमाउंट्स आ रही होंगी, आपने तो भूल जाना, आपको समझ ही नहीं आनी हो क्या रहा है। तो ये एक तरीका मेरे जहन में आया था, सही है, जब मैं बैठा सोच रहा था, तो ये एक तरीका के जहन में आया कि यार इस तरह कर लेना चाहिए। ये मैंने C15 में शायद नहीं बताया था, ये इस तरह कर लेना चाहिए बच्चों, ठीक है जी जी। किस में से मेरे भाई 5,000 क्यों माइनस होगा गुड्डू, ये होगा ना जो ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो ना, इसका टी काउंट बनाओ, चांद और चांद, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग की कभी जनरल एंट्री होती है, तो डिफरेंशियल की होनी है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ओके। कौन कौन फाइनल अकाउंट में कहता है सर मैं 13-14 नंबर ले लूंगा इंशाल्लाह, शाबाश, स्ट्रेटजी चेंज है इस दफा ना। अच्छा जी, चलें अब मुजम्मिल भाई इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और ऑनलाइन वालों के लिए लगा दें। कल इसका सलूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन 8 और 9 का। उसका कर तो दिया, सलूशन नहीं दिया, ग्रुप में सेंड कर तो दिया था यार। 5, 6, 7 का सलूशन इनको दे दें, ग्रुप में सेंड कर दें और ऑनलाइन वालों के लिए भी लगा दें, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।